अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इस पाकिस्तान फ्यूडल और नॉट। इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पाकिस्तान फ्यूडल और नॉट अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। सो एनीवे वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे फ्यूडलिज़म से। व्हाट इज़ फ्यूडलिज़म? फ्यूडलिज़म की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। सो एनीवे व्हाट इज़ फ्यूडलिज़म? फ्यूडलिज्म इज़ लैंड एंड प्रोटेक्शन वर गिवन टू पीपल बाय हायर रैंक ऑफिसर, कि अपनी लैंड वगैरह जो हायर रैंक ऑफिसर्स होते हैं वो जब दूसरे लोगों को दे देते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द कल्टिवेशन पर्पज़, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्यूडलिज्म। पीपल वर्कड एंड फोर्ट फॉर दैम इन रिटर्न, लोग उस पर काम करते हैं अपना रिटर्न हासिल करने के लिए। लैंड लॉर्ड्स गिवन देयर लैंड्स टू पीपल फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज़, कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपनी ज़मीन उन लोगों को देते हैं जो वहाँ पर कल्टिवेट करते हैं, क्रॉप्स वगैरह, मतलब एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। गिव फिक्स परसेंटेज टू दैम इन रिटर्न फॉर वर्क, और जब वो वहाँ पर काम मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें फिक्स परसेंटेज में उनका रिटर्न दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्यूडलिज़म होता है। फ्यूडलिज़म में अगर बात करें तो हम एक डिटेल डिबेट इस पर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, प्री कॉलोनियल सिस्टम एंड ब्रिटिश इरा, ठीक है। इन दोनों को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि क्या पाकिस्तान फ्यूडल है या नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड इसके लिए जानना ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री कॉलोनियल सिस्टम। आपने जस्ट स्लाइड्स पे फोकस नहीं करना, ठीक है। जो डिटेल आपको साथ साथ बताई जाएगी उसको नोट डाउन करना है, या अगर आपके पास इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान इकानमी की बुक है तो आप वो चैप्टर ओपन कर लें, तो साथ साथ वहाँ से इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बुलेट्स में लिखा हुआ है लेकिन इसको हमने डिटेल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुग़ल ईरा की अगर हम बात करें, अंडर द मुग़ल ईरा ऑल द लैंड वाज ओन्ड बाय द किंग, ठीक है, कि जो लैंड थी वो किंग के ओन थी, मतलब किंग उसको ओन करता था। देयर वाज नो प्राइवेट लैंड इन लैंड, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, ठीक है, कि जो बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था वो उस टाइम नहीं था, और लैंड को यूज़ करने के लिए किंग से परमिशन ली जाती थी, ठीक है। इन 1647 द रूलिंग क्लास कंप्राइज्ड एन एम्परर, के 1647 में जो रूलिंग क्लास थी वो शहनशाह कहलाता था, ठीक है। और 8000 जो मनसबदार थे वो बेसिकली मनसबदार थे जो बेसिकली एम्परर के लिए, मतलब किंग के लिए काम करते थे, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उन्होंने किंग को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। दीज मनसबदार वर आइदर पेड सैलरीज इन कैश, उनको कैश में मतलब सैलरी मिल जाती थी, या फिर उनको जागीरें वगैरह दे दी जाती थी, या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसमें से फिर उनको जो भी उनका हिस्सा होगा वो दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे इनको एक जगह से दूसरी जगह पर रेवेन्यू कलेक्ट करने की गर्ज से मतलब भेज दिया जाता था, ठीक है। हर 3-4 सालों के बाद इनकी जगह चेंज हो जाती थी, जिसकी वजह से ये अपनी कोई बेस मतलब मुकम्मल नहीं बना पाते थे, किसी एक जगह पे रहकर अपने लिए स्पेशली काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इनका जो बेसिक पर्पस था वो सिर्फ किंग के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना था। तो ये सारी डिटेल थी हमारे पास मुग़ल एम्पायर्स की और साथ में मनसबदार की। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट आता है ज़मींदार का। अब ज़मींदार कौन है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ज़मींदार सेम एज़ मनसबदार बट एट विलेज लेवल, कि जो ज़मींदार था वो भी मनसबदार की तरह ही उसकी ड्यूटी थी, लेकिन जो मनसबदार है वो स्टेट लेवल पे होता है, लेकिन जो ज़मींदार है वो विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। ज़मींदार बोर अ क्लोजर रिसेंबल्स टू द कंसेप्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। ज़मींदार वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द किंग एंड वर यूजली द इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल फ्राम द विलेज। वही बात है कि जो ज़मींदार है उसका मकसद भी रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, ठीक है, एज द बिहाफ ऑफ किंग, लेकिन वो जो था वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल था एट द विलेज लेवल, ठीक है। द मुगल हैड इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर इन द 1570s, कि 1570 में बेसिकली मुग़ल जो थे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश किया था। अब इन 2 मैकेनिज़्म के अलावा एक यहाँ पर कंसेप्ट खलीसा लैंड का था, ठीक है। खलीसा लैंड कौन सी होती है? विच लैंड रेवेन्यू अकर टू द स्टेट डायरेक्टली, कि वो लैंड जो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करती है उसको हम कहते हैं खलीसा लैंड, ठीक है। ये कंसेप्ट है जस्ट फॉर नॉलेज, अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो इसमें पढ़ा है वो जस्ट मुग़ल एम्पायर्स पढ़े हैं, उसमें मनसबदार का क्या करैक्टर था, ज़मींदार का था क्या करैक्टर, और फिर खलीसा लैंड का। अब हम ज़मींदार को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है या उसका क्या करैक्टर होता है। ज़मींदार वाज द लोकल लॉर्ड एंड मास्टर एंड हैड ऑब्लिगेशन टू द स्टेट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टर्न इट ओवर टू द एम्पीरियर, ठीक है, कि जो ज़मींदार होता है उसका बेसिक पर्पज़ रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है और फिर उस रेवेन्यू को किंग को देना होता है, ठीक है। आल्दो ही डिड नॉट ओन द लैंड, वो
लैंड को ओन नहीं करता, ठीक है। इन मैनी वेज ही हैड द करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूडल लैंड, लेकिन उसके पास वो सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो फ्यूडल लॉर्ड के पास होती हैं। उसके अलावा ज़मींदार वाज द सुप्रीम लॉर्ड एट द विलेज लेवल, ठीक है, कि विलेज लेवल पे उसको एक इम्पोर्टेंट पर्सन समझा जाता है। ही यूज्ड एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स टू एग्जैक्ट रेवेन्यू, कि वो बेसिकली ऐसे मेथड यूज़ करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वो जनरेट कर सके, ठीक है। ही आल्सो सोशल एंड जुडिशियल मैटर एट द विलेज लेवल एंड ही वाज अपॉइंटेड बाय द किंग, के उसको बेसिकली किंग हायर करता है। तो ये 3-4 चीज़ें थी ज़मींदार से रिलेटेड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और बेसिकली उसका करैक्टर क्या शो करता है। उसके बाद द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू आफ्टर द डेथ ऑफ अ ज़मींदार वाज पास्ड ऑन हिज सन, कि बेसिकली कलेक्ट रेवेन्यू, अगर ज़मींदार की डेथ हो जाती है तो कलेक्ट रेवेन्यू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके सन को दे दी जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है किंग पर कि वो किस तरह अपनी जो प्रीवियस एक काम चलता आ रहा है उसको लेकर चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये किंग पे डिपेंड है कि वो उसके सन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है या नहीं देता। कंक्लूजन एंड पे हमारे पास ये निकलेगा कि डेथ ऑफ औरंगज़ेब इन 1707 द मुग़ल एम्पायर बिगन टू डिके, कि जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी तो मुग़ल एम्पायर्स बिल्कुल फॉल हो गए थे, ठीक है। उसके बाद ज़मींदार और जो जागीरदार थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की कि इस लैंड पर हमारा हक है, ठीक है। तो ज़मींदार और जागीरदार सामने है, उन्होंने कहा कि अब मुगल्स तो रहे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये जो लैंड है इस पर हमारा हक है। और उन्होंने जो वहाँ पे पीसेंट्स वगैरह थे, टीनर्स वगैरह थे, उन पर भी अपना होल्ड इंक्रीज़ कर लिया, मतलब वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्री कॉलोनियल सिस्टम। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया है प्री कॉलोनियल सिस्टम में, इसमें सिंपल ही है कि मुग़ल ईरा का बताना है, किंग का रोल बता देना है, मनसबदार का, ज़मींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंड देन फिर हमने कंक्लूजन बता देना है कि एंड पे ज़मींदार और जागीरदार ने कहा कि हमारा लैंड पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर अब हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन 1973 परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल गिव प्रॉपर्टी राइट टू मनसबदार, कि 1973 में जब बंगाल में सेटलमेंट हुई पार्लियामेंट की, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट हुई, तो उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स दिए मनसबदार को, मतलब कलेक्ट रेवेन्यू को, क्योंकि मनसबदार का बेसिक पर्पज़ ही रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी का राइट है वो बेसिकली मनसबदार का है, ठीक है। मनसबदार विद गुड एफिशिएंसी विद गिवन वास्ट लैंड देन अदर्स। देन 1843 में सिंध ऑक्यूपाइड हुआ था। ऑक्यूपाइड्स या ऑक्यूपाइड का मतलब ये है कि अपनी लैंड का हिस्सा उन लोगों को दे देना जो उसको मैनेज कर सके, ठीक है। जैसे लैंडलॉर्ड्स अपनी लैंड दे देते हैं आगे टीनर्स वगैरह को, ठीक है, और वो फिर वहाँ पर वर्क करते हैं, लेकिन एट द एंड वो फिक्स्ड अमाउंट उन्हें पे कर देते हैं और बाकी प्रॉफिट खुद रख लेते हैं। लेकिन जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं वो बेसिकली लैंड के ओनर नहीं होते, ठीक है, वो सिर्फ लैंडलॉर्ड्स के अंडर काम कर रहे होते हैं। रोटवारी सिस्टम स्टेट लैंडलॉर्ड्स ऑक्यूपेंट इज टीनेट। अब रोटवारी सिस्टम क्या है हमारे पास, रुतवारी सिस्टम ये होता है कि जहाँ पर लैंडलॉर्ड स्टेट होती है लेकिन जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं वो टीनर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि जब स्टेट लैंडलॉर्ड होगी, स्टेट के पास ओनरशिप होगी और जो ऑक्यूपेंट्स होंगे वो टीनर्स होंगे, तो उसको हम रोटवारी सिस्टम कहते हैं। लार्ज पीस ऑफ लैंड गिवन टू ऑक्यूपेंट्स एज लॉन्ग एज दे प्रोवाइड सर्विसेज टू न्यू रूलर्स, कि बेसिकली जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो अपनी सर्विसेज न्यू रूलर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो उनके लिए काम फिर करते हैं। मॉनेटरी टैक्स हैज़ टू पेड रेगुलरली, जो टैक्स था वो बेसिकली इंक्रीज़ हो गया था। सेल क्रॉप्स इन मार्केट, फर्स्टली वो बेसिकली जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए था, मतलब जो अपनी डिमांड पूरी कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बेसिकली इतनी प्रोडक्शन कर ली कि उन्होंने मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मार्केट्स इस्टेब्लिश हुई और सेल्फ सफिशेंटली कोलैप्स्ड हो गई, कि ना सिर्फ वो अपने लिए प्रोड्यूस करते थे बल्कि मार्केट्स में भी सेल करते थे। प्रोडक्शन ग्रो सो डज मार्केट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इंक्रीज रिमार्केबली इन पंजाब एंड सिंध, कि बेसिकली सिंध और पंजाब में जो प्रोडक्शन थी कॉटन की वो भी इंक्रीज़ होगी। डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, कि बेसिकली इतनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी कि इन्होंने इंडिया और जो अमेरिका था उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी थी चीज़ें। टैक्स इंक्रीज़ हो गया था। रेवेन्यू डिक्रीज, सो मैनी एक्ट्स पास्ड इन 1870-90 टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ जागीरदार, फिर बहुत से ऐसे एक्ट्स पास्ड हुए 70 और 90 में जिसमें जागीरदार के राइट्स पर फोकस किया गया, ठीक है। ज़ीरो टैक्स ऑन अनकल्टिवेटेड लैंड, जो लैंड बंजर थी जिस पर कोई कल्टिवेशन नहीं हो रही वहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा। 1870 कनाल्स बिल्डिंग प्रोसेस टुक प्लेस, ठीक है। अब ये कनाल बिल्डिंग प्रोसेस क्या था ये आइडिया नहीं है इसका, ठीक है, तो इसको आपने जस्ट एज इट इज़ कर लेना है। मोर देन 80% लैंड इरीगेटेड फ्राम कनाल्स।
इन इंडिया ब्रिटिश ब्रोक ओल्ड रूरल लाइफ एंड कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर सिस्टम इमर्ज्ड। ठीक है, कि बेसिकली ब्रिटिश ने क्या किया कि जो और ओल्ड रूरल लाइफ जा रही थी उसको ब्रोक किया और कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर सिस्टम को इमर्ज्ड किया। ठीक है, गिविंग ग्रांट्स टू पीसेंट्स, प्रॉपर्टी राइट दिए पीसेंट्स को। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ लैंड वर कॉल्ड मुजारेन। ठीक है, कि मुजारेन का एक कंसेप्ट दिया, ये जो मुजारे जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है, उसका कंसेप्ट दिया। और वो कौन होते हैं? जो लैंड को कल्टीवेट करते हैं और उसको 1/3 जो पार्ट होता है बेसिकली कल्टीवेशन का, वो फिर रूलर उनको पे कर देता है। अब ये था हमारे पास प्री कॉलोनियल सिस्टम और ब्रिटिश इरा। अब हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि क्या फ्यूडलिस्ट है पाकिस्तान या कैपिटलिस्ट है। इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्री ब्रिटिश इरा वाज बेस्ड ऑन फ्यूडलिज्म। ठीक है, कि बेसिकली जो ब्रिटिश इरा था वो फ्यूडलिज्म पर बेस कर रहा था। ब्रिटिश गिव द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। ब्रिटिश ने प्राइवेट ओनरशिप कैपिटलिज्म का कंसेप्ट दिया था। लेकिन सम स्कॉलर्स कहते थे कि एग्रीकल्चर चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन हम कहते थे कि नहीं हुई। ठीक है, तो प्राइवेट ओनरशिप जो है वो बेसिकली एक स्टेप है कैपिटलिज्म की तरफ जाने का। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह इसको लिख सकते हैं कि ब्रिटिश जो था वो फ्यूडलिज्म था। ठीक है, वहाँ पर जो बेस करता था फ्यूडलिज्म पे था। उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट दिया। फिर प्राइवेट ओनरशिप भी कैपिटलिज्म से ही अटैच होती है। ठीक है, और उसके अलावा सिंपल ये बता देना है कि सम स्कॉलर बिलीव करते हैं कि जो एग्रीकल्चर में चेंज आया उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और सम कहते हैं कि नहीं होती। लेकिन जो लैंड टैक्स, ऑफिशियल सोर्स ऑफ क्रेडिट थे, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स थी, एक्सपोर्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसने बेसिकली फ्यूडलिज्म को कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट कर दिया था। अब स्टार्ट हमने लिया था कि प्री ब्रिटिश फ्यूडलिज्म है, लेकिन फिर लैंड टैक्स की वजह से, ऑफिशियल सोर्स ऑफ क्रेडिट की वजह से, प्रोडक्शन की इंक्रीज़ होने की वजह से जो प्री कैपिटलिस्ट मतलब फ्यूडलिज्म था वो कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया था। द सीड्स ऑफ कैपिटलिज्म वाज प्लांट बाय ब्रिटिश इन एरियाज एंड कॉन्स्टिट्यूट पाकिस्तान। इन सिंध फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट बट ट्रेंड वाज मूविंग अवे फ्राम फ्यूडलिज्म टुवर्ड कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर फ्राम। कि बेसिकली सिंध में फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता था, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड के साथ साथ वो चेंज हुआ और फ्यूडलिज्म बेसिकली कन्वर्ट हो गया कैपिटलिज्म में। कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर इज़ लीडिंग द ट्रेंड। अब सिंपल वर्ड में इसका आंसर हमें क्या मिला कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ फ्यूडल एज अ होल, इट इज़ रॉन्ग टू लेबल पाकिस्तान एज वन। कि बेसिकली जो ब्रिटिश थे उन्होंने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया था और पाकिस्तान भी कैपिटलिस्ट कंट्री में ही आता है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ फ्यूडल। ठीक है, तो ये हमारा एंड पे डिबेट की क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान इज़ फ्यूडल और नॉट, तो आंसर हमें क्या मिला कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ फ्यूडल, क्योंकि फिर ब्रिटिश ने विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब डिफरेंट चेंजेस लाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान अगर पहले फ्यूडल था भी सही, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान फ्यूडल नहीं रहा बल्कि कैपिटलिस्ट बन गया। तो ये था हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू वगैरह हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।